लास्ट टाइम मैंने कहाँ तक कराया था, एक बार बताएंगे कोई प्लीज? डेप्रिसिएशन में मतलब कहाँ तक हो गया था? सर ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट हो गया था। ओके, उसमें मैंने लास्ट टॉपिक क्या कराया था, रे देख के बता दीजिए कॉपी से। लेस देन 180 डेज कराया था। यस सर। ओके, और उसके बाद मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं कराया? नो नो सर। सर। ओके ओके ओके, ठीक है। मेरी ये बुक दिखाई दे रही है आपको, ये वाली स्क्रीन? सर पेपर दिखाई दे रहा है बस। पेपर दिखाई दे रहा है, ओके। अब दिखाई दी? यस सर। ठीक है। यस सर। तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको करवा दिया था, है ना? लेस देन 180 डेज। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं, और प्लीज ध्यान से सुनना सारी बातें, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये थ्योरी पढ़ ली और इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर दिया, बस काम खत्म हो गया। बट हमारा इंस्टीट्यूट जो है, अगर वो चाहे तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन सेट कर सकता है, और अगर थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन सेट हुआ तो देखिए क्या दिक्कत हो सकती है, वो मैं समझाने जा रहा हूं। ध्यान से देखना प्लीज। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मान लीजिए मैंने असेट परचेज की 1 जुलाई 2019 को 20 लाख की, बट ये असेट पुट टू यूज हुई 31 मार्च 21। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने 20 लाख रुपए की एक असेट खरीदी है, और ये पुट टू यूज हो रही है, खरीदी इस दिन और पुट टू यूज हुई इस दिन। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी में हम क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऐड करते हैं, और मैंने आपको बताया था मनीज पेबल लेस किया, फिर आता था डेप्रिसिएशन, और फिर आती थी आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी। अब जरा सब लोग मुझे सोच के बताएं कि ये जो 20 लाख की असेट मैंने खरीदी, तो मैंने यहां ऐड कर दी खरीदते ही, क्योंकि खरीदते ही मुझे लानी तो पड़ेगी बुक्स में, तो मैं ले आया। लेकिन क्योंकि ये पुट टू यूज इस दिन हो रही है यहां पर, तो बताइए क्या इस 20 लाख की असेट पे मैं डेप्रिसिएशन लगा सकता हूं या नहीं? प्लीज बताइए सोच के। 20 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा सकता हूं या नहीं, फटाफट बताएं प्लीज। बिल्कुल सही बोला है आपने, नहीं लगा सकता क्योंकि पुट टू यूज नहीं हुई। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट ईयर के ब्लॉक में ये ओपनिंग डब्ल्यूडीबी में होगी या नहीं होगी, ये भी बताइए मुझे। यहां से जब मैं इसे ओपनिंग करूंगा, तो 1/4/2020 से 31/3/2021 का ईयर हो गया, तो इस वाली डब्ल्यूडीबी में ये शामिल है कि नहीं? बिल्कुल, आप लोग बोल रहे हैं होगी, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं। अब मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि अब इस असेट पे डेप्रिसिएशन लगाओगे या नहीं लगाओगे? बिल्कुल लगाओगे। तो बस ये सोच के बताओ कि मान लो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% होता, और मैंने पुट टू यूज की 31 मार्च 2021 को, तो डेप्रिसिएशन 10% लगेगा या 5% लगेगा? कौन सा लगेगा, फटाफट बताइए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लगाओ?
आई थिंक ये कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया था शायद लास्ट क्लास में ना। यस सर, ये करा दिया था आपने। तभी सबके ये आंसर लेके आ रहे हैं ना। हाँ, तो ये बस ये याद रखना, यहां पर बस ये याद रखना, जिस ईयर में असेट खरीदी है अगर उसी ईयर में पुट टू यूज है तो हम लेस देन 180 डेज कॉन्सेप्ट देखेंगे, अदरवाइज हमें लेस देन 180 डेज कॉन्सेप्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए, इज इट क्लियर? कोई डाउट मन में? बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूं। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं कराया था ना मैंने? नो सर। अच्छा, और वो इंपोर्टेड कार का डेप्रिसिएशन भी नहीं कराया था या नो करा दिया सर। था? इंपोर्टेड कार का भी नहीं कराया? ओके, चलिए देखिए, ये इंपोर्टेड कार का ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देखिए, ये यहां पर ये बोला गया कि अगर कार इंपोर्ट की जा रही है और अगर वो 28 फरवरी 1975 से 1 अप्रैल 2001 के बीच इंपोर्ट की गई है, 1 के बीच इंपोर्ट की गई है, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट कहती थी केवल हम 2 ही कार पे डेप्रिसिएशन देंगे अगर आपने इंपोर्ट की है, बाहर यूज की है। तो पहली तो ये हो गई कि आपने कार इंपोर्ट करके और टैक्स के रूप में चलाई। अगर आप कोई कार इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया में वो टैक्स के रूप में चला रहे हैं तो उस कार पर डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट देने को तैयार थी। और दूसरा, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं और ऑर्डिनरी रेजिडेंट वर्ल्ड में कोई भी इनकम अर्न करे उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। ये मैंने आपको डे 1 बताया था। अब बताइए, मेरा कोई बिजनेस लंदन में है, यूएस में है, कहीं पर भी है और मैं इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं, तो मुझे अगर मान लो यूएस या लंदन में कार चाहिए तो मैं इंडिया से थोड़ी ना अपनी कार लेके जाऊंगा, वहीं पे अपनी कार खरीद लूंगा, यूज करूंगा। तो बताइए, जब उस इनकम पर जो यूएसए में अर्न की इंडिया में टैक्स लग रहा है, तो बताइए जो कार में यूएसए में यूज कर रहा हूं उस बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, बताइए मुझे उसका डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो हाँ या ना। मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये 2 ही डेप्रिसिएशन मिलते थे अगर आप कार 28 फरवरी 1975, ये जो डेट लिखी हुई है, और 1/4/2001 के बीच ये जो डेट्स हैं, अगर इन डेट्स में आपने कोई कार इंपोर्ट की थी और 2 कार या तो आपने इंपोर्ट करके टैक्स के रूप में चलाई तो, और एक बाहर आप इंडिया से बाहर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां कोई बता सकता है कि टैक्स के रूप में, अब मान लो मैं इन डेट्स में कार इंपोर्ट करता इंडिया में और इंडिया में मान लो मैं पढ़ाने के लिए आप लोगों को आता, अपने प्रोफेशन के लिए यूज करता, तो गवर्नमेंट कह रही नहीं जी, इंडिया में आप इंपोर्ट करके इंडिया में केवल टैक्स के रूप में चलेगी तो ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसके अलावा आप करोगे तो नहीं मिलेगा। तब मुझे ये मनाई थी। तो रीजन क्या था? रीजन बड़ा साफ था कि भैया जब मैं कार इंपोर्ट करूंगा तो फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी, और जब फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी तो गवर्नमेंट क्यों देना चाहेगी आपको इसका एडवांटेज, इसलिए गवर्नमेंट मना करती थी। बट 1 फरवरी 2001 के बाद जो हमारी सरकारें थी, उस समय की जो सरकार थी, उसने इंपोर्ट को खोल दिया और उन्होंने कहा कि अगर अब कोई व्यक्ति कार इंपोर्ट करके इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन के लिए भी यूज करता है, सिर्फ टैक्स के लिए नहीं, तो हम उसे भी डेप्रिसिएशन देंगे। रीजन बड़ा साफ था। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो साफ कहती है कि भैया अगर आप किसी के साथ ही कोई रेस्ट्रिक्शन लगाओगे किसी भी इंपोर्ट करने पर इंडिया में, और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, तो भैया आपकी अगर कोई बाहर जाएगी, किसी और कंट्री में आप एक्सपोर्ट करोगे तो वहां भी तो रेस्ट्रिक्शन लगेगा। तो उस समय की सरकार ने रेस्ट्रिक्शन हटाए थे, और उस समय की सरकार ने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज भी उनके पास काफी अच्छा इकट्ठा हो गया था, तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन हटा के ओके कर दिया। इसका मतलब आज मैं ऑडी, मर्सिडीज कुछ भी इंपोर्ट करके और फिर अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करता हूं तो मुझे उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। आज की डेट में लॉ ये है। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए, अब बात यह आती है कि सर एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, एग्जाम में भी आ सकता है। और एक बात मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता आया हूं, स्टूडेंट क्या करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते और फिर जिम्मेदार ठहरा देते हैं
हमारे इंस्टीट्यूट को कि इंस्टीट्यूट ने कॉपी चेक नहीं की, सही ये नहीं किया वो नहीं किया। यार तुम भी तो उस लेवल तक पढ़ो यार। हिंदुस्तान में कॉस्ट के फील्ड में सीएमए से बड़ी डिग्री कोई है ही नहीं। और आप बताइए इतनी बड़ी डिग्री इंस्टीट्यूट किसी को भी देगा क्या? सिर्फ उसे देगा जो डिजर्व करता है। और डिजर्व आप कब होंगे? जब आप मन से चीजें पढ़ेंगे। अब देखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन की मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा दूं आपको, गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल सही नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूं फिर उसका प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने शायद पिछली क्लास में बताई होगी, फिर से बता देता हूं। ये देखिए जो हम यहाँ असेट ऐड कर रहे हैं, अगर ये असेट हमने खरीदी है और इसकी वैल्यू एक्सीड कर जाए 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए से, तो उस स्थिति में ध्यान रखना ये कैश में परचेज नहीं हो सकती। यानी आप चेक से, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, मतलब जो आपके रिकॉग्नाइज ट्रांजैक्शंस हैं जिनको गवर्नमेंट कर रही है रिकॉग्नाइज, आप उनसे पेमेंट करेंगे 10,000 से ऊपर तो ही आप यहां पे ऐड कर पाएंगे। अब बताइए अगर मैंने 50,000 की असेट की और कैश में खरीद ली तो गवर्नमेंट मुझे यहां ऐड नहीं करने देगी। बताइए ऐड नहीं करने देगी तो मेरा नुकसान क्या होगा? बताइए क्या नुकसान होगा मेरा अगर गवर्नमेंट ने मुझे यहां ऐड नहीं करने दिया तो? क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा जब मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूं तो? कतई नहीं मिलेगा, नो सर। है ना। इसलिए 10,000 से ऊपर है तो ध्यान रखना अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है उनसे ही आपका होना चाहिए। चलिए अब मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं। देखिए गवर्नमेंट ये कह रही है, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाता हूं। गवर्नमेंट ये कह रही है, प्लीज ध्यान से समझना। मान लो कुछ असेट्स पहले से हैं, हमने नई असेट परचेज की और कैश में नहीं की तो इसका मतलब परचेज ऐड हो गया। हमने कोई असेट बेची, अब इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, नॉर्मल जो आप लगाते थे वो तो लगा ही लो जी आप, एडिशनल भी आपको यही मिलेगा। और फिर ये दोनों डेप्रिसिएशन आपके यहां आपको मिल जाएंगे और बन गई आपकी क्लोजिंग डेप्रिसिएशन। यानी गवर्नमेंट आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दे रही है। तो आप बता सकते हैं गवर्नमेंट आपको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन इसके अलावा ये और दे रही है, तो आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फटाफट बताया करो तुरंत। सर फायदा हुआ। फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ जी, बिल्कुल फायदा हुआ। अब अगर फायदा हुआ तो सोचने वाली बात है कि हमें फायदा गवर्नमेंट क्यों दे रही है? गवर्नमेंट कह रही है जिस ईयर में आप नया प्लांट एंड मशीनरी, अभी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, पहले थोड़ा प्रैक्टिकल ये आपको इसलिए बताया ताकि थ्योरी बताऊं तो पूरी समझ आ जाए आपको। तो ये गवर्नमेंट हमें कह रही है हम ये डिडक्शन आपको देंगे, डेप्रिसिएशन देंगे। गवर्नमेंट हमारा फायदा कर रही है और वो भी कह रही है जिस ईयर में आप खरीदोगे उस ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्यों दे रही है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप बताइए, ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे दे रही है गवर्नमेंट, और प्लांट एंड मशीनरी से बताइए क्या होगा? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग होगी कि नहीं होगी? बताइए, बोलो हाँ या ना। और जब ये प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होगी तो गवर्नमेंट इस पर क्या लेगी? जीएसटी। और बताइए इस मशीन की होल लाइफ गवर्नमेंट जीएसटी लेगी कि नहीं लेगी? बताइए, पूरी जिंदगी जब तक ये मशीन जिंदा है और प्रोडक्शन करती रहेगी गवर्नमेंट पूरी जिंदगी इस पर जीएसटी लेगी कि नहीं लेगी? तो गवर्नमेंट को तो पूरी जिंदगी जीएसटी मिल रहा है और तुम्हें एक साल सिर्फ डेप्रिसिएशन मिल रहा है। अब बताओ गवर्नमेंट होशियार है कि आप होशियार हो? कौन होशियार है, गवर्नमेंट या आप? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऐसे ही कुछ नहीं देती यार। बस मैंने आपको हमेशा बोला है कि लॉजिक समझा करो कि ऐसा लॉजिक क्या रीजन रहा होगा ऐसा करने के पीछे। और देखिए लॉ तो गवर्नमेंट बनाती है, तो गवर्नमेंट आपको ऐसे ही फायदा नहीं देती, तो कुछ तो गवर्नमेंट इसके बदले आपसे ले रही है। तो बदले क्या है? पूरी जिंदगी जब तक ये मशीन जीवित है आप क्या पे करते रहेंगे? जीएसटी पे करते रहेंगे। चलिए साहब, अब मैं थ्योरी पे लेके चल रहा हूं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पे लेके आऊंगा। देखिए क्या बोला उन्होंने, इफ न्यू प्लांट और मशीनरी हैज बीन एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर 31 मार्च 2005, यानी 31 मार्च 2005 के बाद अगर आपने कोई नई प्लांट और मशीनरी, ध्यान से सुनना, प्लांट और मशीनरी के ही लिए है, बाकी किसी असेट के लिए नहीं है। और देखो साहब दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द हैं, और दोनों शब्द क्या है देखिए,
एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड, दोनों काम 31 मार्च 2005 के बाद होना चाहिए। सर ये डेट क्यों डाली गई है? इस डेट से पहले यहां कुछ और लॉ था, इस डेट के बाद ये लॉ आया जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो डेट का लॉजिक भी समझ आया। सर एक बात बताइए, मैंने 15 मार्च 2005 को असेट खरीदी थी और पुट टू यूज की 15 अप्रैल 2005 को, तो मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि साफ लिखा है एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड, दोनों कब होने चाहिए? दोनों 31 मार्च 2005 के बाद होने चाहिए। चलिए सर, अब किन किन को मिलेगा? कौन सा असेसी? बोले कोई भी असेसी। और असेसी कौन सा? एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ थिंग। ये जानते हैं 2014 में अमेंडमेंट आया था, ये वाला जो मैंने ये डाला है, ये डाला है ये। अब मैंने आपको हमेशा बोला था कि कोई भी चीज आ रही है, अगर आपको लॉजिकली पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में जरूर कोई ना कोई चीज आएगी जो अपने आप आपको लिंक करेगी सरकारों की चालाकियों से। सरकार बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग शायद जहां सोचना बंद करते हैं वहां वो सोचना शुरू करते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में इलेक्शन थे, और दिल्ली में इलेक्शन थे तो हमारे केजरीवाल साहब और बीजेपी में दोनों में ठन गई। केजरीवाल साहब बोले कि मैं बिजली का बिल इतना माफ करूंगा, बीजेपी बोली मैं इतना माफ करूंगा। अब बताइए, क्या इन दोनों में से किसी की भी बिजली की कंपनी थी क्या? बीएसईएस या एनडीपीएल जो दिल्ली के अंदर, मतलब दोनों में से किसी की भी, बीजेपी या केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, इन दोनों में से किसी की भी कंपनी है या कंपनी वाले की कंपनी है? ये दोनों में से किसी की नहीं है। तो यहां एक गाना बड़ा फिट बैठता है, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। अरे भैया कंपनी किसी और की हो, तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि हम भाई साहब आपको माफ कर देंगे बिल, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब बताइए जब ये होगा, और चूंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो बताइए जो बिजली कंपनियां हैं उन्हें थोड़ा सा डर महसूस होगा या नहीं होगा? बताइए, उन्हें लगेगा कि नहीं लगेगा कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हमारा बिल खत्म करेगा, ये करेगा वो करेगा? बिल्कुल लगेगा भाई। तो बस उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए, और चूंकि इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है, जाते जाते कांग्रेस सरकार ने, मतलब कंपनियों ने जाके इनसे बात की होगी कि भैया हमारे लिए भी कुछ सोचो। तो ये अमेंडमेंट उनके जो 2014 का बजट था, इंटरिम बजट बोलते हैं जिस ईयर में इलेक्शन होता है, फिर फाइनल बजट दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो गवर्नमेंट आती है तो दोबारा बजट को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये 2014 में साहब एक करेक्शन आया, तो आपको समझ आया होगा करेक्शन क्यों आया। चलिए साहब, तो इसका मतलब दो प्रकार के एसएससी को एडवांटेज मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन का। एक तो कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहा है, या बिजली की कंपनियां, इन दो लोगों को। सर एग्जाम में क्वेश्चन को हम कैसे पकड़ें कि ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का है? ध्यान से सुनना मेरे शब्द, ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा होगा एक्स लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या एक्स लिमिटेड ए पावर कंपनी। और पावर कौन सी? जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं आपको चौकन्ना हो जाना है, और फिर आपने देखना है क्या प्लांट एंड मशीनरी भी लिखा हुआ आ गया? बोले हाँ जी सर, बस हो गया काम। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपने अपने आप बिना उसके कहे क्या देना है? एडिशनल डेप्रिसिएशन देना है। कितना देना है जी? जो नॉर्मल है वो तो देंगे ही देंगे, उसके अलावा 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यानी 20% और देंगे हम एडिशनल डेप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट का साहब। चलिए साहब, हाउएवर सच प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, तो 20 की जगह 10% मिलेगा साहब। और फिर वही वाली बात, देखो क्या लिखा हुआ है, 10,000 से ऊपर है तो आपने किससे पेमेंट करना है, वो वाली बात यहां भी एप्लीकेबल होगी, कैश शुड नॉट बी इन कैश। चलिए सर, तो क्या बात याद रखनी है? पावर कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या पावर इंडस्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड इंस्टॉल 31 मार्च 2005 के बाद, तो जो डेप्रिसिएशन उन्हें 20% और एडिशनल मिलेगा। ठीक है, अब जानते हैं अगर इतना सा पढ़ के हम एग्जाम में चले जाएं और हमारा एग्जामिनर हमें एक क्वेश्चन सेट करके दे दे, तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ फटाफट लिखेंगे स्पीडली, ताकि मैं कॉन्सेप्ट आपको फटाफट से समझा सकूं। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्वेश्चन, ए लिमिटेड
ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फटाफट लिखते रहिएगा प्लीज। हैविंग ए ब्लॉक ऑफ प्लांट्स, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। A, B, C and D, whose opening WDV is rupees 50 lakhs, 50 lakh. A plant E is purchased on 1st July 20 of rupees 30 lakhs. A plant is also sold for rupees 10 lakh during the previous year. Rate of depreciation 15%. Compute closing WDV. फटाफट लिखिए प्लीज। अब देखिए, हमें ये पहचानना है कि ये क्वेश्चन एडिशनल डेप्रिसिएशन का है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले बताइए दोनों बातें अवेलेबल है कि नहीं, 1 और 2। बोलो हाँ ना फटाफट। यस सर। चलिए, अब दोनों बात अवेलेबल हैं तो इसका मतलब कंफर्म हो गया ये किसका, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्वेश्चन। आपको मैं सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट इसे ट्राई कीजिए इस फॉर्मेट में जो मैंने अभी बताया था ना। ये वाला कहां गया, ये वाला ये करिए ट्राई फटाफट से। चलिए मैं कर रहा हूं इसे। ओपनिंग WDV 50 लाख रुपीज, एक्चुअल कॉस्ट 30 लाख रुपीज, मनीज पेबल 10 लाख। किसी की क्लोजिंग WDV आई हो तो आंसर लिख दीजिए फटाफट से। क्लोजिंग WDV आ गई हो तो फटाफट आंसर लिख दीजिए।
चलिए अब मैं करता हूं इसे। देखिए साहब, अब लगाना है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन दो लगेंगे, नॉर्मल और एडिशनल। देखो साहब, 1 जुलाई डेट है, तो लेस देन 180 डेज का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक पुराना, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है। तो बताइए 15% 70 लाख का कितना हुआ? 10,50,000। ठीक है साहब, 10,50,000। अभिषेक कोई बात नहीं, नेट उड़ गया है, डोंट वरी। मेरे चैनल पे ये कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, टेंशन मत होइए। अभी जो है, अभी आप कंटिन्यू कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी है, आप वहां पे देख लेना। चलिए साहब, नॉर्मल 10,50,000 और एडिशनल इसी पे मिलेगा केवल। और जरा बताइए, सवाल करने से पहले हम जरा थ्योरी पर आते हैं और देखिए 20% ऑफ व्हाट? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट यानी 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और 30 लाख का अगर 20% मैं कर दूं तो ये कितना हो गया जी? 6 लाख। सो दिस इज 16,50,000। नाउ क्लोजिंग WDB इज 53,50,000। 53,50,000। जिसका भी ये आंसर था, सभी का करेक्ट है। बताइए, इतनी बात समझ आई? फटाफट बोलो। सर हाँ जी। सर इस वाले क्वेश्चन में तो जो मशीन है वो तो जुलाई में खरीदी है ना सर, तो हाँ 9 बेटा, मंथ का हाँ तो लेस देन 180 डेज कहाँ हुआ? मतलब कहाँ 9 हुआ? मंथ का सर। अरे बेटा, आप पिछली क्लास में थे। जी सर। हाँ तो मैंने बोला था ना, अकाउंट्स और टैक्स, टैक्स में ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट क्यों लेके आया था, इसका लॉजिक भी मैंने दिया था कि पॉसिबल नहीं था इंडिविजुअल असेट को चेक करना। तो इसलिए प्रोडाटा बेसिस पे नहीं होता बेटा, ब्लॉक में अगर आ गई तो ब्लॉक में फिर पूरा लगेगा या आधा लगेगा, दो ही होता है, यस सर। दो ही कराया था, ठीक है। यस सर। तो साहब बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। अब लाते हैं इसमें ट्विस्ट। ट्विस्ट, चलिए साहब, ये असेट जो 10 लाख की है, अगर ये 40 लाख की बिकी होती तो क्लोजिंग WDB क्या आएगी? फटाफट 1 मिनट में आंसर चाहिए, इसी में करके दिखाओ फटाफट से, फटाफट आंसर निकाल के बताओ, लिखो आंसर। डेप्रिसिएशन नहीं, क्लोजिंग WDB चाहिए मुझे, क्लोजिंग WDB, डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए। अट्ठाईस लाख बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए ये अब कितना रह जाएगा? 40 लाख। देखो 40 का बिक गया, 40 रह गया। अब 40 रह गया तो दोस्त, 40 का 15% का 6 लाख, और 6 तो यही रहेगा एज इट इज, तो 12 लाख। इसका मतलब 28 लाख। 28 लाख वाले आंसर सारे सही है, बिल्कुल ठीक है अश्मिता आपका, और डॉली का भी ठीक, पुष्पम का भी ठीक, जिन्होंने भी यहां लिखा हुआ है सबका आंसर एकदम सही। बहुत बढ़िया। मैं चेंज करता हूं जी, 60 लाख। फटाफट बताओ क्लोजिंग WDB। 60 लाख अगर बेच दें तो क्लोजिंग WDB क्या आएगी? फटाफट, टाइम नहीं खराब करना, जल्दी जल्दी करना है। एडिशनल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट जो है ना, उसी पे लगता है, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं इसका क्या इफेक्ट आया। जैसे ही 60 लाख किया, यहां रह गया 20 लाख। अब 20 लाख का 15% हुआ 3 लाख।
चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओपनिंग WDB 50 लाख, एक्चुअल कॉस्ट 30 लाख, ये 80 लाख हो गया, और हम कह रहे हैं 60 की बेच दी, बचा 20। डेप्रिसिएशन नॉर्मल और एडिशनल। नॉर्मल सीधा सीधा 3 लाख हो गया, बताइए एडिशनल कितना लूं? एडिशनल कितना लूं? 6 लाख इसका एक्चुअल कॉस्ट का। चलिए साहब बहुत अच्छी बात है, आप बोले क्लोजिंग WDB हो गई सर 11 लाख, बिल्कुल ठीक आई है जी, बिल्कुल ठीक आई है जी, जिन्होंने भी मुझे करके दिखाया बिल्कुल ठीक करके दिखाया। जानते हैं अभी तक मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट पे लेकर आ रहा था, अब मैं सीधा आपके साथ कर रहा हूं, गूगली करने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना। अगर ये 75 लाख की बेचते तो क्या होता? अब देखता हूं कितने स्टूडेंट मुझे, और यहां पर मुझे आपने बताना है टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, मतलब हम कैसे करें इसको सॉल्व करके दिखाओ फटाफट, देखता हूं कितने कर पा रहे हैं इसको। ध्यान से देखना प्लीज। नॉर्मल तो 75,000 हो गया, एडिशनल 6 ही रहेगा। अब बात ये आती है कि सर क्लोजिंग WDB हमें लेनी है, तो ये देखिए यहां पर जो हमारी ब्लॉक की कीमत है, ये ध्यान रखना यही कॉन्सेप्ट है जो बच्चे गलती करते हैं। सर यहां कितना लेस करूं, 5 लाख या 675, कितना डालूं यहां पर सर? ले लो गया। अब बात आती है जब हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये वाला क्लेम होना चाहिए या ये वाला होना चाहिए? सोच के बताना, यहां कितना डालूं, 675 या 5 लाख? सब लोग सोच के लिखना, 6.75 या 5 लाख। यही बस ट्विस्ट है, दिस इज द ट्विस्ट। भाई हमने एक नियम सीखा है कि भाई 80 लाख की एसेट है तो ये कैसे भी बराबर होनी चाहिए, 75 मिल गया तो 5 और मिलना चाहिए, तो 80 बराबर हो गया, उस कॉन्सेप्ट पे चलें तो 5 लाख मिलना चाहिए। और लॉ क्या कह रहा है, लॉ क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है नहीं जी यहां इतना आएगा, जबकि इसे बराबर करने के लिए हमने 0 कर दिया, तो यहां जो आया वो ये आया। और इसका रीजन क्या है, लॉजिक समझ लीजिए क्या लॉजिक है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसका लॉजिक बेटा ये है, सब लोग ध्यान से सुनना, कि अगर मुझे 5 लाख ही लेस करने को दिए तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन का मुझे फायदा ही क्या हुआ? गवर्नमेंट कह रही ना हम तुम्हें एडवांटेज दे रहे हैं, तो मुझे एडवांटेज मिला ही क्या? सो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये मिलेगा आपको, इसकी डिडक्शन आपको पूरी मिलेगी। बताइए कॉन्सेप्ट एकदम समझ आया या मन में कोई डाउट है? अभी प्लीज फटाफट बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो बस एडिशनल यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया हो गया। तो लेकिन सेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, अब हम सीधे सेक्शन पर आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब देखिए आगे इन्होंने क्या बोला साहब, अब ये बोल दिया, ये क्या कह रहा है मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। ये कह रहा है कि साहब चार स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, अगर इन 4 स्टेट में 1/4/20 से, सॉरी 15 से, 1/4/15 से 31/3/20 के बीच अगर आपने अपनी इंडस्ट्री लगाई है,
तो जो डेप्रिसिएशन अभी हम 20% दे रहे थे वो इन स्टेट को मिलेगा 35%, इन स्टेट को मिलेगा 35%। अब बताओ भैया, गवर्नमेंट इनको मेहरबान हो रही है ज्यादा? क्या रीजन होगा इनका कि गवर्नमेंट इनको 35% दे रही है? देखिए, बैकवर्ड एरिया है, बिल्कुल सही बोला आपने, बैकवर्ड स्टेट्स हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। और मैं आपको बता भी देता हूं कि इन 4 स्टेट में उस समय इलेक्शंस थे, तो बस गवर्नमेंट ने इसलिए भी इनको एडवांटेज दिया और ये 35% किया कि भाई आप लोग थोड़ा सा अपने आप को बैकवर्ड से ऊपर उठिए और थोड़ा काम धंधा कीजिए। बहुत बढ़िया था, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। बस हम याद रखेंगे कि भाई अगर ये 4 स्टेट हैं तो एग्जामिनर देखिए क्या बोलेगा, एक्स लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल, इन बिहार, इन तेलंगाना, इन आंध्र प्रदेश। चारों में से किसी स्टेट का नाम ले लिया तो आप 35% रट लीजिए, ऐसा आपने करना है। ठीक है, चलिए साहब, अब आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात जरा सब लोग आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए लेस देन 180 डेज होता, ये डेट अगर मान लो 31/12 होती, तो बताइए फिर इस पर भी आधा यानी 7.5% मिलता और एडिशनल भी 3 लाख ही मिलता 20 की जगह। बोलो हाँ या ना? बस ये चेंज हो जाता। लेकिन एक बात याद रखना, जो बचा हुआ आधा है गवर्नमेंट अगले साल देगी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने और कहा कि साहब जो आपका आधा बच गया वो हम अगले साल आपको दे देंगे क्योंकि हम आपको पूरा एडवांटेज देना चाहते हैं। तो ये याद रखना है आपने। चलिए, अब आगे क्या कहानी है? अब वो कह रहे हैं जी कि भैया कहां पर आपको हम एडिशनल डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, नॉर्मली लेते रहिए, बस एडिशनल भूल जाएंगे आप। चलिए साहब, सबसे पहले शिप और एयरक्राफ्ट। यार ये शिप और एयरक्राफ्ट कहां से आ गए? इनकी बात कहां से आ गई? गवर्नमेंट कह रही है शिप और एयरक्राफ्ट को हम एडिशनल नहीं देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं देगी? क्या रीजन है? कोई आइडिया? अरे प्लांट एंड मशीनरी की आप बात कर रहे थे, शिप एयरक्राफ्ट कहां से आ गया? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? Yes, sir. अब आ रही है? Yes, sir. ठीक है, कोई रीजन बताया मुझे? नो आइडिया। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ओनली पीएम? व्हाट पीएम? पीएम कौन, मतलब प्राइम मिनिस्टर? अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, ध्यान से सुनना। आपके 5 हेड ऑफ इनकम है ना? तो शिप एयरक्राफ्ट मतलब, अच्छा अच्छा, आप उसे अमीर मान रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्त, रीजन सुने आप। आपके 5 हेड ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल के। और जो शुरू के 4 हेड में इनकम नहीं गई वो किस में चली जाती है? 5वें हेड में, आईओएस में। उसी प्रकार ने जब गवर्नमेंट ने ब्लॉक बनाए थे तो एक बिल्डिंग का बना दिया, इंटेंजिबल एसेट का बना दिया, कंप्यूटर्स का बना दिया, ऐसे कर करके कई, और लास्ट का जो बनाया वो प्लांट एंड मशीनरी का बनाया। तो उन्होंने कहा जो कहीं नहीं आया वो कहां जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा। तो शिप एयरक्राफ्ट किस में आते हैं? प्लांट एंड मशीनरी में।
अब बताइए, अगर गवर्नमेंट नहीं लिखती कि शिप और एयरक्राफ्ट पे नहीं देंगे, तो लोग बताइए इस पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लेते कि नहीं लेते? बोलो हाँ है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि शिप और एयरक्राफ्ट को अलग कर दीजिए, क्योंकि ये इस ब्लॉक में आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक में ही शामिल कर लिया गया है इनको। ध्यान रखना, ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ा है? बोले हाँ जी पढ़ा है। तो भैया वो उसमें शिप एंड एयरक्राफ्ट क्यों एक्सक्लूड किया? तो आप बताएंगे कि सर शिप एंड एयरक्राफ्ट क्योंकि रिजिडरी जो ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी उसमें कवर है, बचा कुचा जो असेट कहीं नहीं है वो प्लांट एंड मशीनरी में चली जाती है। तो सर शिप और एयरक्राफ्ट भी वहां पर है। अब शिप और एयरक्राफ्ट है तो पहले से ही गवर्नमेंट ने कंसेशनल टैक्स लगा रखे हैं, है ना। उनकी 5% और 7.5% ग्रॉस रिसीट का 5% या 7.5% इनकम होती है जिसपे टैक्स लगता है। तो बोले इतना तो पहले से ही कंसेशन दे रखा है, तो और कंसेशन क्यों दें? इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये एक्सक्लूड हो गया आपके। बताइए अब लॉजिक क्लियर हुआ? अब आपसे कोई पूछे तो बता दोगे ना कि सर हमने प्लांट एंड मशीन दिया क्यों एक्सक्लूड किया है? चलिए अब देखिए, अब बात आ रही है एनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉलेशन बाय एसएससी आइदर यूज्ड विद इन और आउटसाइड इंडिया। देखो भैया, आप कोई भी यूज्ड असेट अगर आप परचेज करते हैं, जिनको हम सेकंड हैंड असेट्स बोलते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट कह रही है हम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे आपको। लॉजिक बड़ा साफ है। मान लो मैंने खरीदी असेट नहीं, मैंने डेप्रिसिएशन ले लिया एडिशनल, और गवर्नमेंट मान लो यूज्ड असेट पे भी देती। अब आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपको बेच दिया, आपने भी नॉर्मल लिया, एडिशनल लिया, आपने फिर तीसरे को बेच दिया, तो इस तरीके से तो प्रैक्टिस बन जाती है और गवर्नमेंट को नुकसान हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा नई असेट होनी चाहिए, सेकंड हैंड असेट पर नहीं मिलेगा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर। नई का मतलब ब्रांड न्यू। फिर एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रेमिसेस रेजिडेंशियल, मतलब अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने ऑफिस, गेस्ट हाउस, रेजिडेंशियल रेजिडेंस तीनों में से कहीं पे भी लगाया हुआ है, तो भी हम आपको डेप्रिसिएशन एडिशनल नहीं देंगे। बड़ा लॉजिक सी बात है, इन तीनों जगह कहाँ प्रोडक्शन होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर घर पे कोई क्या प्लांट एंड मशीनरी लगाता होगा, गेस्ट हाउस में क्या लगाएगा, और सर ऑफिस में क्या लगेगा? इन जगह तो प्लांट एंड मशीनरी तो कारखाने या फैक्ट्री वगैरह में लगती है। यहाँ क्यों उन्होंने बोला कि इंस्टॉल्ड इन? तो आपने देखा वो एसी प्लांट वगैरह होते हैं ना, तो वो ये कह रहे हैं कि हम उस पर भी एडिशनल नहीं देंगे। और कुल मिला के गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है कि जो भी प्लांट एंड मशीनरी है वो कुछ प्रोडक्शन कर रही है तो ही तो दे रही है गवर्नमेंट, और ये तीनों जगह कोई प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहां भी मना किया। चौथा, ऑफिस अप्लायंस रोड ट्रांसपोर्ट, सेम लॉजिक। और पांचवे का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना प्लीज, पहले आप एक बार पढ़ लें इसको, फिर मैं बताता हूं, फटाफट पढ़ लीजिए। पांचवा पॉइंट, देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी और सेक्शन के तहत आपने कोई प्लांट या मशीनरी खरीदी, मान लो 50 लाख की खरीदी, और खरीदते ही गवर्नमेंट ने उस सेक्शन में कहा कि एक साथ आप डेबिट कर दो पीएनएल अकाउंट में, एक साथ डिडक्शन ले लो, तो मैंने एक साथ डिडक्शन ले ली। आप बताइए, जब मुझे उसकी ऑलरेडी पूरी 50 लाख की एक साथ डिडक्शन मिल चुकी है, तो बताइए एज पर इनकम टैक्स तो वैल्यू उसकी जीरो हो गई। अब उस पर क्या फर्दर कोई डेप्रिशिएशन कितना ही मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू जीरो आएगी कि नहीं आएगी? मैथमेटिकली ये हो गया। और वैसे ही गवर्नमेंट कह रही है जब आपको पूरी वैल्यू की डिडक्शन मिली चुकी है ऑलरेडी, तो भैया इस सेक्शन का एडवांटेज हम क्यों दें? तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आप पहले कहीं डिडक्शन ले चुके हैं तो अब आपको डिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगी। तो बताइए एडिशनल डेप्रिशिएशन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछें, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछें, और नहीं है तो बता दीजिए क्लियर, ताकि मैं आगे बढ़ूं। लिख दीजिए क्लियर है, फास्ट लिखा कीजिए प्लीज। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है और बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है। ठीक है, ये भी ध्यान से समझना, ये थोड़ी ना लैंग्वेज बड़ी टेक्निकल है, स्टूडेंट को समझ नहीं आती है, क्योंकि बड़ी खतरनाक लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पर। तो प्लीज आप मेरे को ध्यान से सुने, मैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू आपको इसको क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको लॉजिक हमेशा समझ आए। सबसे पहले मैं बता रहा हूं टर्मिनल डेप्रिसिएशन के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया था जब ब्लॉक ऑफ असेट लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, इनकम टैक्स एक्ट केवल डब्ल्यूडीबी मेथड को ही रिकॉग्नाइज करता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड को। और मैंने साथ के साथ ये भी बताया था कि एक जगह ऐसी है जहां गवर्नमेंट ने चॉइस दी है कि आप डब्ल्यूडीबी फॉलो करो चाहे एसएलएम फॉलो करो।
तो वो क्या है, वो है पावर इंडस्ट्री। यानी गवर्नमेंट ने कहा पावर इंडस्ट्री आपका जो मना है वो कर लीजिए, पर एक बार जिसके साथ चले गए तो फिर जैसे आप वाइफ के साथ हमेशा रहते हैं वैसे ही इसके साथ भी आपको हमेशा रहना होगा, ठीक है, चाहे कितना भी आपको परेशानी हो, ठीक है। चलिए सर, तो पावर इंडस्ट्री और इसके बारे में दोनों, मैं एक काम करता हूं, एक प्रैक्टिकल से दोनों तरीके से समझा देता हूं कि अगर इन्होंने WDB फॉलो किया होता तो क्या होता और SLM फॉलो किया होता तो क्या होता। चलिए साहब देखें जरा, मान लीजिए मेरी कोई असेट थी, कॉस्ट ऑफ असेट 25 लाख है और अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने इस पर 20 लाख लगा रखा है, तो 5 लाख मेरी रिमेनिंग वैल्यू बची। अब मैंने क्या किया, इसे बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख। अब बताइए अगर ब्लॉक में ये अकेली असेट थी, अकेली, और मैंने 3 लाख में बेच दी, तो ब्लॉक तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, वो तो खत्म हो गया। आप बताइए 2 लाख रुपए जो हुआ, इसे मैं क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना। तो अगर पावर इंडस्ट्री WDB मेथड फॉलो कर रही है तो पावर इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री कोई डिफरेंस नहीं, वहां भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और यहां भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। चलिए साहब, अब मैं बात करूंगा कि अगर यही फैक्ट्स यहां होते, सेम फैक्ट्स, बताइए इस 2 लाख को क्या नाम दूं? बताएं, कुछ मन में आ रहा है? इस 2 लाख को क्या नाम दे सकते हैं हम? टर्मिनल। तो मैं समझता हूं आपको एकदम समझ आ गया होगा कि जो यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था, गवर्नमेंट ने उसे क्या नाम दिया यहां पर? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बस शर्त यह, गवर्नमेंट कह रही है जो भी आपकी असेट है उसे राइट ऑफ कीजिए, खत्म कीजिए, तो हम आपको ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोल देंगे। अब दोनों जगह ये लॉस ही है। अब लॉस है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए सर, प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर टर्मिनल डेप्रिसिएशन 2 लाख आएगा और उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा जिस पर टैक्स लगेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहां इसने, गवर्नमेंट ने टर्मिनल डेप्रिसिएशन नाम दिया, यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो दोनों जगह क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्या फर्क पड़ रहा है? टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये हाँ फर्क पड़ता है सर, पड़ता है, बताइए। कोई फर्क पड़ रहा है आपको, लग रहा है या आइडिया नहीं है? तो मैं आगे बढ़ जाऊं। नहीं, बैलेंस शीट में कुछ नहीं होना दोस्त। सर डेप्रिसिएशन या P&L में चला जाएगा तो नेट प्रॉफिट पे वो इफेक्ट होगा शायद। अच्छा, और कुछ? कोई फर्क नहीं है, रवि शर्मा कह रहे हैं। चलिए, और कोई श्रद्धालु कुछ बोलना चाहता हो? चलिए अब मैं बताता हूं क्या है। अरे वाह पुष्पम, एकदम सही बोला है आपने, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल। थोड़ा सा और आगे बता दो। चलो, पुष्पम कह रही हैं कि सर ये यहाँ पर ना डेबिट कर दिया तो इमीडिएट सेट ऑफ मिल गया आपको, इमीडिएट डेबिट हो गया, पर अगर ये सेट ऑफ करना है तो हमें वेट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सेट ऑफ नहीं होगा। तो पावर इंडस्ट्री को एडवांटेज मिला कि अगर वो SLM करेगी और इस तरीके का कोई लॉस है तो वो इमीडिएटली P&L अकाउंट में डेबिट करके राइट ऑफ कर देगी, बट अगर ये लॉस होगा
तो बताइए जब तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अवेलेबल नहीं होगा तो ये सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। तो अब बताइए एकदम क्रिस्टल क्लियर है लॉजिक, एकदम समझ आ गया? चलिए, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बैलेंसिंग चार्ज। अच्छा, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ये ऐसी चीजें कॉपी कर लीजिए या फोटो क्लिक कर लिया कीजिए, क्योंकि ये जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बड़े अच्छे से याद आएगा कि मैंने यहाँ क्या बताया था। मिहिर, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने ये बोला है कि 5 की वैल्यू थी, 3 का बेचा था 2 लाख। अगर डब्ल्यूडीबी फॉलो करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, और ये है तो ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहलाएगा। बट टर्मिनल डेप्रिसिएशन का फायदा ये है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इमीडिएट डेबिट कर सकते हैं, यानी इमीडिएट आपको सेट ऑफ मिल गया, इमीडिएट आपका काम हो गया, आपको मिल गया। बट यहां पर बेटा इसके लिए, इस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि कोई असेट बिके, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, तो हम उसे सेट ऑफ कर पाए। अब समझ आया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मेरे साथ साथ आप लोग बैलेंसिंग चार्ज भी समझें। अब मैं बैलेंसिंग चार्ज के बारे में बता रहा हूं। फिर से पावर इंडस्ट्री, इसको भी मैं एक प्रैक्टिकल से समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो। पावर इंडस्ट्री एसएलएम फॉलो कर रही है, या सॉरी, यहां पहले डब्ल्यूडीबी लिख देते हैं, देन एसएलएम। चलिए, क्वेश्चन वही उठा लेता हूं जो अभी मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको लॉजिक। चलिए, कॉस्ट ऑफ असेट मान लो यहां 25 लाख है, एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20 लाख रुपया, रिमेनिंग वैल्यू बची 5 लाख, और ये बेच दिया हमने 30 लाख। अब बताइए 25 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कह सकता हूं? बोलो हाँ या ना। एक ही असेट, ब्लॉक खत्म, फायदा हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ। ठीक है, अब मैंने क्या किया साहब, यही फैक्ट्स यहां पर ले लिए। सेम फैक्ट्स, देखिए कॉस्ट ऑफ अब यहां कोई बता सकता है मुझे बैलेंसिंग चार्ज कितना रुपया माना जाएगा? कोई भी बताया आप में से मुझे कि सर इतना रुपया बैलेंसिंग चार्ज। सब लोग लिखें जो जो मन में आ रहा है। टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड अर्लियर। आप बताइए डिफरेंट ईयर्स में ये 20 लाख यहाँ डेप्रिसिएशन के रूप में डेबिट हुआ होगा, एक्मुलेटेड मैंने दिखा दिया, डेबिट हो के इकट्ठा हो गया। अब मेरी बात सुने आप, ये जो 20 लाख यानी जो डेप्रिसिएशन है, टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग चार्ज। यानी इस 25 लाख रुपए में 20 लाख हो गया बैलेंसिंग चार्ज, और 5 लाख हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई रिपीट, जब भी ये असेट बिकेगी फायदा होगा, फायदा टू द एक्सटेंट ऑफ, यानी जितना आपका डेप्रिसिएशन है उस हद तक तो वो बैलेंसिंग चार्ज कहलाएगा,
और उसके बाद भी अगर फायदा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और इसका परिणाम ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बैलेंसिंग चार्ज यहाँ क्रेडिट हो गया और अकॉर्डिंगली नेट प्रॉफिट में आएगा। तो आप पीजीबीपी हेड में इसमें क्या देंगे, टैक्स, और यहाँ टैक्स देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में। बताइए, एकदम समझ आया बैलेंसिंग चार्ज? फटाफट बताइए। आया तो एक छोटा सवाल पूछूंगा, जल्दी से बताएं प्लीज। चलिए एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, अगर ये असेट 20 लाख की बिकी होती तो क्या होता है? 30 की जगह 20 की बिकी होती तो क्या होता है? 20 की। योग मैंने ये बोला है बेटा यहां पर कि जो 25 का फायदा हुआ है इसमें 20 लाख तक, यानी जितना डेप्रिसिएशन था उस लाख तक बैलेंसिंग चार्ज होगा, और अगर प्रॉफिट उससे भी ऊपर गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो 30 मैंने दिखाया इसकी जगह 20 की बिकती तो क्या होता? अब देखिए 20 की बिकती तो 5 की है, 20 की बिकी, 15 लाख का फायदा हुआ, और 15 लाख का फायदा हुआ तो ये बताइए 20 लाख की हद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, 20 लाख की हद में आ रहा है। तो पूरे का पूरा 15 लाख कहलाएगा बैलेंसिंग चार्ज। अच्छा चलो एक सवाल और, अगर ये मान लीजिए 24 लाख की बिकी होती तो क्या होता? 24 लाख की। फटाफट बताओ, 24 लाख, 24 लाख की बिकती तो क्या होता? आंसर लिखो फटाफट। 24 लाख की बिकी होती तो 5 लाख की है, 24 की बिकी तो 19 लाख का फायदा हुआ। और ये फायदा 19 लाख जो है आपका वो 20 लाख की लिमिट में आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। तो 19 लाख का 19 लाख क्या कहलाएगा बताइए? बैलेंसिंग चार्ज कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? 5 लाख की वैल्यू है पहले, 5 लाख में, और 24 लाख की बिकी, तो 5 लाख, 5 लाख की असेट सोल्ड इन 24 लाख, 5 लाख असेट सोल्ड इन 24 लाख। तो भैया आप जो युग गलती कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि आपको यहाँ 24 माइनस करना था, तो ये रह जाएगा 19 लाख। तो प्रॉफिट केवल 19 लाख हुआ आपका। ये बैलेंसिंग जो है 19 लाख है, तो बताइए 20 लाख की हद में आ रहा है? यस। सो 19 लाख विल बी कॉल्ड बैलेंसिंग चार्ज। तो आई थिंक युग अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं लास्ट क्वेश्चन सबसे पूछ रहा हूं, अगर ये 40 लैक्स की बिकी होती, सोच के जवाब देना, जल्दबाजी मत करना, 5 लाख की बची हुई है, 40 लैक्स की बिकी, तो कितना क्या क्या होगा? फटाफट लिख के दिखाओ। बिल्कुल, 5 की 40 में बिकी, इसका मतलब 35 लैक्स का हुआ फायदा, और 35 लैक्स में 20 हो गया बैलेंसिंग चार्ज और 15 हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो बताइए एकदम क्लियर है बैलेंसिंग चार्ज और एडिशनल डेप्रिसिएशन, सॉरी टर्मिनल डेप्रिसिएशन दोनों एकदम क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। अब एक सवाल सभी लोगों से, मैं चाहूंगा सारे बच्चे इस नोट को ध्यान से पढ़ लें। इस नोट को आप ठीक से मेरी बुक के सारे नोट्स ध्यान से पढ़ना। आप देखना जिस दिन पेपर दे रहे होगे सारे दिल से मुझे दुआएं दे रहे होगे कि सर जितना पढ़ाया सारा फर्स्ट क्लास एग्जाम में आ गया और सब हम कराए। मेरी बुक का एक एक शब्द पढ़ना है आपने, एक एक नोट पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। इस नोट का मतलब बताओ। देखो ये क्या कह रहा है, सुन लो सिंपल शब्दों में, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने एक असेट खरीदी थी, मान लो यही वाली खरीदी थी 25 लाख की, ये वाली, और जिस ईयर में खरीदी उसी ईयर में मैं ऐसे बेच देता हूं। जिस ईयर में खरीदी उसी ईयर में बेच देता हूं। तो ध्यान रखना, फिर होने वाला नुकसान शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और होने वाला फायदा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। यानी 25 की 20 में बिकी तो 5 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और 25 की 40 में बिकी तो 15 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर ये आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज नहीं कहलाएगा। जिस ईयर में खरीदी उसी ईयर में बेच दी तो होने वाला फायदा या नुकसान शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। गुरप्रीत मेरी बुक पहले से ही मैंने दी हुई है, किसी स्टूडेंट से मांग लेना, वहां पे मिल जाएगी आप। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे।
देखिए, अब मैं एक टॉपिक लेने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइंटिफिक रिसर्च, और ये बहुत बड़ा सेक्शन है और इसमें से आपको एमसीक्यू मिलने ही मिलने हैं। और ध्यान रखना, मैं सारे वो टॉपिक कवर कर रहा हूं जहां एमसीक्यू मिलने के पूरे चांस हैं। जैसा भी एक नोट मैंने पढ़वाया था कि 25 की 20 में बेची, जिस ईयर में खरीदी उस ईयर में बेच दी। अब आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन और पता नहीं बैलेंसिंग चार्ज सोच रहे हो, जबकि आंसर क्या है, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो एमसीक्यू में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब मैं जो टॉपिक करा रहा हूं वो भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, तो आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ उसे समझते भी रहिए, लिखते भी रहिए। साइंटिफिक रिसर्च, ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे आप। हाँ दोस्त, वो भी कराऊंगा मैं, डोंट वरी, कुछ नहीं छोड़ने वाला, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं छोड़ूंगा, स्लम सेल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है जी। और स्लम सेल हम लोग कैपिटल गेन में कवर करते हैं बेटा, पीजीबीपी में कवर नहीं करते। सेक्शन 50 भी है वो, ठीक है, और हम सेक्शन 44 तक पीजीबीपी कवर करेंगे, राइट। तो 50 बी जो है वो हम कैपिटल गेन में देखेंगे। ओके, नाउ योर क्वेरी इज रिजॉल्व आई थिंक। चलिए मेरे साथ साथ सब लोग, और लैंडस्केप मोड में रखें कॉपी को, यानी बीच के पन्नों में 2 पेज में लेना है, बड़ा चार्ट बनेगा तो 2 पेज में आएगा आपका। और ये चार्ट जिसने ही बना लिया, समझ लिया, तो उसका पूरा साइंटिफिक रिसर्च एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 30। देखिए, आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश में नए नए प्रोडक्ट आते हैं और जैसे ही नए आते हैं तो पुराने आउटडेटेड हो जाते हैं। कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है बेचारे आउटडेटेड प्रोडक्ट के साथ रहने में, कुछ लोग जान के भी नहीं लेते, और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये मार्केट में नया प्रोडक्ट आया, मेरे पास होना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूं, आज की डेट में स्मार्टफोन का जमाना है और मेरे पास नोकिया 1100 है, नोकिया 1100 टॉर्च वाला। जानते हैं, अगर मैं गरीब हूं तो कोई भी मेरा उपहास नहीं उड़ाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे यार मजबूरी है, बंदे के पास फोन है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मान लीजिए मैं अमीर हूं, मैं आईफोन रख सकता हूं और मैं नोकिया 1100 लेके घूम रहा हूं, तो बताइए मेरे यार दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे या नहीं उड़ाएंगे? बोले यार क्या है ये आदमी यार, बोलो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जबकि मेरी मर्जी, मैं रखूं चाहे नहीं रखूं, मेरा मन, मैं फोन रखूं ना रखूं, मेरी मर्जी। तो हमें क्या करना होता है दोस्त, कई बार समय के साथ चलना होता है। तो नई नई चीजें कैसे आई? अब देखिए, कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया आया टच वाला, अब सोचो जब पहली बार टच की बात आई होगी तो बड़ा अजीब लगा होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं एक बार, मैं पहले एटीएम पे कभी जैसे पैसे निकाल के लाता था शुरुआत में, तो जब एटीएम मशीन आई थी तो पहली बार जब पैसे निकाले थे तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने बताया यार, ना बैंक की लाइन में लगना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, बटन दबाए और पैसे बाहर आ गए। फिर मान लीजिए मैं 2-3 साल बाद गया एटीएम पर, किसी दिन अर्जेंट पैसे की नीड आ गई, मैं गया, अब मैं बटन ढूंढ रहा हूँ स्क्रीन पे, मुझे बटन, सर वॉइस नहीं आ रही। तो पहली बार मैं पैसे निकाल के लाया, उसके बाद मैंने बताई, वॉइस नहीं आ रही? सर अब आ रही है। सर आ रही है अब। अच्छा आ गई, मेरे ख्याल में नेट की प्रॉब्लम हो रही होगी, ये बार बार आना जाना लगा रहता है ना नेट का। तो कहानी सुना रहा था दीपांजन, और कुछ नहीं था। तो अ, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई रिसर्च से क्या होती है, नई नई चीजें निकल निकल के आती है, नई नई चीजें, नई नई चीजें। तो अब रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद मान लो नई चीज निकले या ना निकले, आपका तो रिसर्च पे पैसा खर्च हुआ, और जैसे ही आपने रिसर्च पे कोई खर्चा किया, आपकी सीधी निगाह जाती है कि इस पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर,
कि भैया इसकी मुझे डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने जो रिसर्च की, चाहे उस रिसर्च को आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले चाहे नेगेटिव, आपने जो भी खर्चा किया, अगर हमारे जो प्रोविजंस हैं, हमने जो लॉ बताया उसके अकॉर्डिंग किया, तो हम आपको उसकी डिडक्शन दे देंगे। अब आप कहो कि भैया जैसे लाइफ बॉय है, अब आप एक बात देखते होगे कि लाइफ बॉय साबुन है, लाइफ बॉय साबुन का जब मैं बहुत छोटा था तो एक ऐड आता था टीवी पर, मैंने पहली बार ऐड देखा और उस पर लिखा हुआ आ रहा था लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं जब भी क्रिकेट खेलता था और एक लंबा हिट लेने की कोशिश करता था तो मेरा जो है बाउंड्री लाइन पे कैच हो जाता था। तो जब मैंने पहली बार देखा ऐड लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां लोग नहाते हैं और नहा के सीधा गोल कर देते हैं, तो मैंने अपनी मदर से कहा कि मैं किसी और साबुन से नहीं नहाऊंगा, मैं तो लाइफ बॉय से ही नहाऊंगा। अब मेरी माँ ने लाइफ बॉय साबुन मंगाया, पहले तो पीट पाट दिया, फिर उन्होंने देखा जिद्दिया नहीं मानेगा तो लाइफ बॉय साबुन मंगा लिया। मैं नहाया और नहा के अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया, फिर से मैंने उठाया शॉट और जैसे उठाया फिर बाउंड्री लाइन पे कैच हो गया। तो मुझे समझ आया, मैंने कहा यार ये एड वाले ना बेवकूफ बनाते हैं यार, है ना, भावनाओं के साथ खेलते हैं, ये ताकत नहीं आती इससे। अब सोचो एक बहुत बेचारा काला आदमी है और उसको तुम कहो फेयर एंड हैंडसम क्रीम देता हूं मैं आपको और आप 7 दिन में गोरे हो जाओगे। अब मान लो आप क्रिस गेल को कहो कि क्रिस गेल ये ले क्रीम तू गोरा हो जाएगा, क्रिस गेल कहेगा यार पागल आदमी क्या कह रहा है तू यार, मैं कैसे गोरा हो सकता हूँ इससे। तो ये ना ये एडवर्टीजमेंट में ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं यार, गलत है ये चीज, है ना। तो क्रिस गेल तो फेयर एंड लवली थोड़ा ना लेने जाएगा, वो तो कहेगा भैया मुझे चेरी ब्लॉसम दे दे। बोले किस लिए, बोले यार कम से कम मेंटेन तो कर लूंगा मैं। तो स्थिति सारी यही है कि कई बार प्रोडक्ट की, जैसे लाइफ बॉय में जब लेके आया तो कुछ निष्कर्ष निकला, आजकल आपको पता ही है लाइफ बॉय सबके घरों में कहाँ पाया जाता है, किस जगह उसकी जगह है वहीं पे पड़ा रहता है बेचारा वो, और लोग क्या इस्तेमाल करते हैं सब जानते हैं उसका। फिर मेरी शादी हुई तो एक दिन मैंने देखा रोड पे मैं ऐसे ही जा रहा था तो एक बंदा लाइफ बॉय का रैपर लगा के कूड़े घर के सामने से निकल रहा था और बड़ा मस्त बिंदास ऐसे कर करके, तो मैंने कहा लगता है लाइफ बॉय का अच्छा साबुन आ गया, मैं वो भी खरीद के ले आया, मैंने नहाया उससे, फिर मैंने देखा अरे यार फिर बन गया मैं, तो मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। तो उस वाले साबुन को भी उसके बड़े भाई के पास रख दिया। तो सबको पता है लाइफ बॉय किस काम आता है। तो जो उन्होंने रिसर्च की नए साबुन को लाने में, भले ही वो मार्केट में उन्हें मालूम है कि भैया हाथ धोने के ही काम आना है, ये नहाएगा तो कोई है नहीं इसको, तो वो रिसर्च मान लो फ्लॉप भी हो गई, तो कोई बात नहीं यार। अब इस तरीके की रिसर्च पे कोई खर्चा हुआ तो खर्चे की चाहे फ्लॉप हो चाहे रिजल्ट है कुछ भी हो, गवर्नमेंट उसकी क्या दे देती है, डिडक्शन। ऐसे ही आपने देखा होगा एक टीवी पे ऐड आता था, वो क्या नाम था उसका, चौक गए मोहल्ले वालों करके एक आता था ऐड, क्या नाम था उस सर्फ का, डिटर्जेंट पाउडर का, टाइड। टाइड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया अब चौक गए मोहल्ले वालों इस तरीके से ऐड कर रहे हैं वो, वे देखो दूध जैसी सफेदी आ रही है और ये वो दुनिया भर की बात है। अब सच्चाई तो ये थी कि सर्फ एक्सेल के सामने टिक नहीं रहा था, तो टाइड वाले ने अपनी रिसर्च टीम भेजी बाजार में, बोले पता करके आओ वजह क्या है। तो टाइड की रिसर्च टीम आके बताती है टाइड के ओनर को कि जी वो सर्फ एक्सेल में वो पीली नीली टिन्नी मिन्नी होती है ना गोलियां सी, जो दाग पे जाती हैं दाग साफ कर देती हैं फिर कपड़ा ही फाड़ देती है, दोनों में से एक काम करेंगी, तो वो जी हमारे टाइड में नहीं है। तो बस टाइड के ओनर ने अपनी रिसर्च टीम को बोला कि भैया ऐसा कुछ भी करो टिन्नी मिन्नी ढूंढ के लाओ बनाओ, हमारे प्रोडक्ट में डालो और हमारे प्रोडक्ट में इसको वो करो और इसको मार्केटिंग करो बढ़िया से बेचो, कि हमने भी डाल दी टिन्नी मिन्नी इसमें। तो इस तरीके की चीजें रिसर्च करने पर पूरी टीम लगती है, पूरा खर्चा होता है, जो भी खर्चा होता है हमारी गवर्नमेंट उस खर्चे को कैसे डिडक्शन देती है, बस कुछ कंडीशंस हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करते हुए करेंगे तो 100% हमारा क्या रहेगा, डिडक्शन मिलेगी। तो देखिए मैं आपके सामने ये करने जा रहा हूं, एक चार्ट बनाऊंगा तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाएंगे। 3 भागों में इसको बांटेंगे, मैं अभी पहले की लाइन खींच रहा हूं। देखिए साहब, पहली रिसर्च है इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च, इन हाउस रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में रिसर्च हो रही है, इसका मतलब ये मत निकालो, इसका मतलब ये कि आपके अपने रिसोर्सेज से आप रिसर्च करा रहे हो, अपनी लैब बना दी, वो फैक्ट्री में भी हो सकती है घर में भी हो सकती है, बट अपना रिसर्च है ना। जैसे आपने टीवी में देखा होगा एक ऐड आता है आया नया उजाला 4 गुणों वाला, वहां पर एक
ज्योति लेबोरेटरी दिखाते हैं कि वहां पर रिसर्च चल रही होती है। ऐसे ही घड़ी डिटर्जेंट केक का ऑर्डर आता है, मतलब घड़ी डिटर्जेंट का पाउडर का एडवर्टीजमेंट आता है, तो वहां पे भी वो दिखाते हैं एक लैब सी। तो अगर इस तरीके से कोई लैब में अगर हम कोई अपनी रिसर्च कराते हैं तो गवर्नमेंट कह रही है वहां पर सबसे पहले तो भैया 2 कंडीशन है आपकी, वो आपने पूरी करनी है। पहली कंडीशन है रिसर्च मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ असेसिंग, पहली कंडीशन ये है जी। और नंबर 2, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च मस्ट बी अप्रूव्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च अथॉरिटी। भैया ये 2 कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो फिर आपने जो भी साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा किया हम उसकी डिडक्शन दे देंगे। चलिए सर ये तो समझ आ गया, साइंटिफिक रिसर्च अथॉरिटी से हो जाएगा। सर इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, बिजनेस से कैसे रिलेटेड होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज घड़ी डिटर्जेंट पाउडर मान लो बेच रहा है घड़ी वाला, कल को वो टेल्कम पाउडर लाना चाहता है अपनी मार्केट में, घड़ी टेल्कम पाउडर, और वो उस पर रिसर्च करना चाहता है। आप बताइए घड़ी टेल्कम पाउडर बिजनेस से रिलेटेड माना जाएगा, या मान लो घड़ी डिटर्जेंट केक कपड़े धोने की टिकिया इस पर रिसर्च कर रहा है तो इसे बिजनेस से रिलेटेड माना जाएगा। टेल्कम पाउडर को बिजनेस से रिलेटेड माना जाए या डिटर्जेंट केक को बिजनेस से रिलेटेड माना जाए, बताइए दोनों में से क्या बिजनेस से रिलेटेड है। घड़ी डिटर्जेंट वाला टेल्कम पाउडर पर रिसर्च करे तो वो बिजनेस से रिलेटेड है, या डिटर्जेंट केक पर रिसर्च करे वो बिजनेस से रिलेटेड मानी जाएगी। दोनों में क्या माना जाए, टेल्कम पाउडर या डिटर्जेंट केक? डिटर्जेंट केक। तो ध्यान रखना आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड आप रिसर्च करेंगे और खर्चे को साइंटिफिक रिसर्च अथॉरिटी अप्रूव कर देगी, तो आप जो भी खर्चा करेंगे उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है हम आपको डिडक्शन दे देंगे। अब इन हाउस में भी गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखिए ध्यान से। दो प्रकार के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कहती है रेवेन्यू है और कैपिटल है तो हम कैसे डिडक्शन देंगे। अब देखिए इसमें भी गवर्नमेंट ने 2 बातें बोली। पहली बात, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल तो आप जानते होंगे, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। चलिए अब मान लीजिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मैं एज्यूम कर लेता हूं 1121 है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1121 को। प्लीज ध्यान से समझना। तो गवर्नमेंट बोली कि साहब 3 साल बैक चले जाइए, यानी 1118 1118। यानी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप साइंटिफिक रिसर्च आपकी चली आ रही है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही आपने रिसर्च कर दी थी और फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया इस दिन। अब जरा मुझे एक बात बताइए, इस दिन बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकना शुरू हो गया? हाँ सर बिकना शुरू हो गया। तो अब मैं लास्ट के 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? फटाफट बनाओ भाई। इनकम होने लग गई तो P&L अकाउंट तो बनेगा ही, बोलो हाँ या ना। यस। ध्यान से सुनना, बिजनेस कमेंस करने से पहले गवर्नमेंट बोली केवल 2 खर्चे, रॉ मटेरियल यूज्ड इन रिसर्च और सैलरी टू रिसर्च स्टाफ। यानी ये जितना भी खर्चा है, लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख जितना भी हुआ, ये सारा खर्चा ये वाला और ये वाला 3 साल इस डेट से इस डेट के बीच, यानी जिस दिन कमेंसमेंट हुआ उससे 3 साल पहले के अंदर ये जितना भी खर्चा हुआ सारे का सारा P&L अकाउंट में डेबिट, और इसके बाद आएगा आपका नेट प्रॉफिट और उस पर आप देंगे टैक्स। यानी जितना मर्जी खर्चा है सारी आप डिडक्शन ले लीजिए, आप सारी की सारी ले लीजिए। ठीक है।
बोलो ये समझ आया कि नहीं आया? केवल दो खर्चे, रॉ मेटेरियल यूज इन रिसर्च वर्क, सैलरी टू रिसर्च स्टाफ, इसके अलावा कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कमेंसमेंट से पहले 3 साल के अंदर अगर हुआ है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। यही दो की मिलेगी। और जानते हैं 1/1/18 से पहले अगर ये दो भी हैं तो वो भी नहीं मिलेगी, केवल 3 साल में ये दो हैं वही मिलेगी। बोलिए क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताओ। डेट क्या है? ये डेट समझ में नहीं आ रही। 1/1/21 और 1/1/18। तो ये डेट वाइज क्या मींस क्या कॉन्सेप्ट है डेट के अकॉर्डिंग? बेटा ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी बिजनेस कमेंस होगा ना उससे 3 साल 10 मतलब डेट टू डेट 3 साल, तो 3 साल पूरे यही तो हो रहे हैं, इससे पहले 3 साल। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 3 साल बैठने के लिए। यस सर। समझ आ गया? ठीक है, मींस 3 साल पहले का हम डिडक्शन देंगे दो 3 चीजों साल का। पहले तक का, उससे पहले का इग्नोर करना है। ओके सर, ओके। चलो अब देखो एक सवाल ट्राई करो आप फटाफट से, तो आपको और क्लियर होगा। फटाफट से ट्राई करो ये वाला, फटाफट से 1 मिनट में निकालिए आंसर सही है कि नहीं, फटाफट देखिए ये वाला सवाल। देखिए साधारण शब्दों में जिस दिन बिजनेस कमेंस हुआ उससे पिछले 3 साल, तो ये देखिए दो ही खर्चे ले रहे हैं, तो ये हो गया कितना 1 10 1 20 3 60 तो ये हो गया। और देखिए साहब ये भी 7 लाख ये हो गया, 7 और 360 10,60,000। ना तो ये कंसीडर किया जाएगा 150, ना 1 लाख, और ना ही ये पूरा। क्यों? कि केवल दो खर्चों की गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, वो भी 3 साल के अंदर अंदर। 3 साल से पहले अगर ये इन दो खर्चों के अलावा भी है तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब 150 ये वाली और 1 लाख ये दोनों डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, और ये तो मिलनी ही नहीं है। ये बताइए ये क्यों नहीं मिलेगी? ये क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल में केवल दो ही खर्चों की बात हो रही है, सैलरी और रॉ मटेरियल। तो बताइए एकदम क्लियर है ये? यस सर। बोलो हाँ या ना फटाफट। यस सर। चलिए अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट आ गया। तो चार्ट नहीं दिख रहा। ओके ओके ओके, ये देखिए एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारा आपका पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। यानी अगर बिजनेस ऑलरेडी कमेंस है तो फिर कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में डेबिट होता है तो हमें पता ही है, तो ये भी हो जाएंगे और वो भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा आपका। इसका मतलब अगर यही सवाल होता तो रेंट भी अलाउ हो जाता, यहाँ पर होता तो वो भी अलाउ कर देते, क्या दिक्कत थी, सब मिल जाता आपको। अब मेरा एक सवाल आप सब लोगों से, यहां डेबिट किया या यहां डेबिट किया और डेबिट करने के बाद नेगेटिव फिगर आ गई, फॉर एग्जांपल जैसे 10,60,000 था खर्चा, मान लो इसे डेबिट करने से पहले प्रॉफिट केवल 8 लाख होता, तो 8 लाख प्रॉफिट है बिफोर डेबिटिंग 10,60,000, इट मींस 2,60,000 विल बी नेगेटिव फिगर और नॉट। 2,60,000 नेगेटिव होता कि नहीं होता? अगर इस डिडक्शन को डालने से पहले प्रॉफिट 8 लाख होता तो भैया डिडक्शन 10,60,000 है और प्रॉफिट केवल 8 लाख है। तो जैसे ही मैं 8 लाख में से 10,60,000 माइनस करता तो 2,60,000 मेरा माइनस फिगर आती है नहीं आती? आती। बिल्कुल आती। अब मेरा सवाल आप सब लोगों से एक है, सोच के जवाब देना। यहां से और यहां से माइनस फिगर आई, इस माइनस फिगर को मैं बिजनेस लॉस मानूं या अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर मानूं? दो में से क्या नाम?
absorbed scientific सर research. अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च। देखिए ध्यान से सुनना, यहां आप गलती कर गए सारे लोग, सब लोग गलती कर गए। इन दोनों के लिए मैं एक कॉमन नोट लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखिएगा, कॉमन नोट दोनों के लिए, मेरे साथ साथ प्लीज लिख के रहिएगा। बेटा ये देखो, एक एक किसको बिजनेस स्टार्ट हो गया युग, तो अब क्या प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं, प्रोडक्ट बिकेगा ना। तो 3 महीने आ गए ना, लास्ट के उन 3 महीनों के अगेंस्ट, इनकम के अगेंस्ट मैंने डिडक्शन ले ली, क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट तो एक एक 21 से बिकना शुरू हो गया। चलिए कॉमन नोट लिखें सब लोग, आफ्टर डेबिटिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर on scientific research to profit and loss account, if there is any negative figure, then it will be called business loss. Business loss. And this loss will be set off in previous year from any head of income except salary and up to next 8 years from PGBP only. From PGBP only. प्लीज लिख लें ये। After debiting the revenue expenditure on scientific research to profit and loss account, if there is any negative figure, then it will be called business loss, and this loss shall be set off in previous year from any head of income except salary and up to next 8 years from PGBP only. From PGBP only. And up to next 8 years, from PGBP only. So अगर प्रीवियस ईयर में सैलरी को छोड़ के किसी भी हेड से कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फिर अगले 8 साल तक केवल पीजीपी में करेंगे। और ये सेट ऑफ वाले प्रोविजन जब सेट ऑफ का चैप्टर पढ़ाएंगे तब और डिस्कस कर लेंगे। अब मैं बात करूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर की। चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहां पर भी वही बात, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहां भी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मान लो मैं ले लेता हूं 1/1/21। देखिए यहां भी 3 साल की बात लिखी हुई है और इन 3 साल में एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड,
एक्सेप्ट लैंड, अगर बाद में भी किया है तो ये पूरा एक साथ यहाँ डिडक्शन, देन नेट प्रॉफिट। लैंड को छोड़ा गया क्योंकि सीधी सी बात है, लैंड का क्या खर्चा होना है, कुछ भी घिसना नहीं है, इसलिए लैंड पे डेप्रिशिएशन नहीं लगता, इसलिए गवर्नमेंट ने लैंड को छोड़ के बाकी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ भी आपने रिसर्च के लिए लिया है पिछले 3 सालों में, यानी कमेंसमेंट से पहले, तो भी ईयर ऑफ कमेंसमेंट में सारे का सारा डेबिट कर दो, और अगर बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है और फिर रिसर्च कर रहे हो तो वो भी आपको डिडक्शन पूरी मिल जाएगी। अब सवाल उठता है कि सर इनको डेबिट करने के बाद भी नेगेटिव फिगर आ जाए तब हम उसे क्या बोले? जानते हैं? ये डेबिट करने के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट, ध्यान रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट करने के बाद ही फिगर आएगी, तभी वो कहलाएगी क्या? मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा। नेगेटिव फिगर क्या कहलाएगी? वो अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। अच्छा सर, ठीक है सर, ये अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर हो गया। सर अब आगे ट्रीटमेंट बताओ, सेट ऑफ कैसे होगा सर? सेट ऑफ इन प्रीवियस ईयर and up to unlimited number of years from any head except salary। यानी ये 8 साल की लिमिट नहीं है, करंट ईयर में भी और अगले पूरी जिंदगी, जब तक जिंदगी है तब तक आप इसे सैलरी को छोड़ के कहीं से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। प्लीज लिखते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहा हूं मैं, एग्जाम में जरूर आपको मिलेगी, जरूर आप फेस करोगे ना। लिख लें तो फटाफट बोल दीजिएगा। डन सर, फिर मैं आगे बढ़ूं। अनलिमिटेड के बाद क्या है जी? है? अनलिमिटेड के बाद नंबर ऑफ ईयर्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। चलिए साहब, ये हो गया। अब बात आ रही है और कहाँ रिसर्च कर सकते हैं जी? आउटसाइड। अब आपने क्या किया, जैसे बाहर की लैब्स हैं वहां से आप रिसर्च करवा रहे हैं, तो ये आउटसाइड रिसर्च कहलाती हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देख लीजिए, मैं लिखने जा रहा हूं। ये वाली रिसर्च मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ असेसिंग। अगर आप आउटसाइड रिसर्च करा रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, आपको जो भी खर्चा है उसकी डिडक्शन लेगी। और देखिए यहाँ क्या कहा, 100% ऑफ एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, देन नेट प्रॉफिट। पहले क्या होता था, पहले मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए पहले बुक में, पहले ये ना ऐसे ऐसे अलग अलग था कि आप साइंटिफिक रिसर्च को करेंगे, अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च को करेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज को करेंगे तो कहीं 150% था, है ना, ऐसे आईआईटी वगैरह करेंगे 150% था। बट अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये सारे का सारा आपका क्या कर दिया, 100% कर दिया है। अब कितना मिलेगा, 100% मिलेगा, अब 150% मिलना बंद हो गया। तो ये अमेंडमेंट हुआ है इस साल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। बच्चों ने पिछले साल अगर कोई पढ़ा हो तो उनकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि दिस इज अमेंडमेंट। अब ये 150% नहीं 100% हो गया है, तो अब ये 100% मिलेगा। आप किसी को भी दीजिए, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज, अप्रूव्ड एसोसिएशन, नेशनल लैब, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, किसी को भी दीजिए आप, 100% आपको डिडक्शन मिलेगी। देयर इज ए चेंज इन दिस ईयर, 150% को उठा के 100% कर दिया गया। चलिए साहब,
ये फिर से इन हाउस रिसर्च, और ये वेटेड डिडक्शन है, पहले मिलती थी, अब इसमें भी चेंज आ गया। इसमें चेंज क्या आया, यह केवल कंपनी को मिलती है। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, बाकी जगह कंपनी था, कोई भी एसएससी था, बट यहाँ ओनली टू ए कंपनी, राइट। एंगेज इन द बिजनेस बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, नॉट बीइंग आइटम इन शेड्यूल 11। कंपनी एसएससी होना जरूरी है, कोई भी प्रकार का एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट, यहां पर लैंड के साथ साथ बिल्डिंग भी है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, और जितना भी खर्चा हुआ 100% है यहाँ भी। ये भी अमेंडमेंट हुआ, पहले 150% था यहाँ। देन नेट प्रॉफिट, देन नेट प्रॉफिट। इन हाउस रिसर्च के नीचे मैंने लिखा है वेटेड डिडक्शन, वेटेड डिडक्शन ओनली टू ए कंपनी एंगेज द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन नॉट बीइंग आइटम इन शेड्यूल 11। आकांक्षा अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। राइट, कोई भी खर्चा है 100% डिडक्शन मिलेगी, किसको छोड़ के, लैंड और बिल्डिंग, यहाँ दोनों हैं। अब जानते हैं, आप ये जानना चाह रहे होगे सर ये नॉट बीइंग शेड्यूल 11 ये क्या है सर, ये आइटम्स क्या हैं, कोई बता सकता है इसमें कौन से आइटम्स होंगे। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए ये आइटम्स हैं शेड्यूल 11 में, दिख रहे होंगे आपको, दिख रही है ना मेरी स्क्रीन इस समय, शेड्यूल 11। हाँ, बियर, वाइन, अल्कोहलिक आइटम, तंबाकू आइटम, कॉस्मेटिक, टूथपेस्ट, एरेटेड वाटर। आप बताइए ये कोई बहुत ज्यादा नीडेड चीजें थोड़ी ना है, बेसिक एसेंशियल नीड्स थोड़ी ना है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि इन प्रोडक्ट के लिए नहीं देंगे जी आपको, अगर आप ये प्रोडक्ट सोच के बैठे तो गलत सोच के बैठे हो, आपको इनके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो शेड्यूल 11 में जो थे आइटम वो उनके लिए नहीं होगी, अगर आप उनके मैन्युफैक्चरर हो तो हम नहीं देंगे, इसके अलावा है तो हम आपको दे देंगे। ये दो होने चाहिए बता। तो बताइए यहां तक एकदम क्लियर है पूरा चार्ट, या मन में कोई डाउट है तो पहले पूछे फिर मैं आगे बढ़ूं। बोलिए प्लीज। नॉट बीइंग इन, ये लिखा है नोट बीइंग आइटम इन शेड्यूल 11, शेड्यूल 11।
हो गया? कॉपी हो गया? प्लीज बताएं। Yes, sir. चलिए बस अब जरा देखिए, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, चाहे वो पहले किया चाहे बाद में किया, यहाँ डिडक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही बताओ? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल मिल रही है। अब जरा बताओ, जरा सोचो एक बार कि मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए असेट खरीदी और रिसर्च कंप्लीट हो गई। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद बताइए क्या मेरी असेट वर्किंग कंडीशन में रह सकती है या नहीं रह सकती है? बताइए, पॉसिबिलिटी है या नहीं? Yes, sir. बिल्कुल पॉसिबिलिटी है जी, 100% पॉसिबिलिटी है। तो रिसर्च करने के बाद मेरी असेट बची। अब जो असेट बची उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? मान लो मैंने एक असेट खरीदी थी 20 लाख रुपए की, खरीदते ही P&L अकाउंट में डेबिट हो गई। अब ये असेट में कुछ समय बाद, रिसर्च के बाद, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च asset without use in business और आफ्टर यूज इन बिजनेस। ध्यान से पढ़ना इसको जो मैं करा रहा हूं, क्योंकि यहां भी एमसीक्यू बनता है। देखिए साहब, देखिए साहब, ये असेट मैंने जब खरीदी थी, खरीदते ही P&L अकाउंट में डेबिट की थी मैंने। आप बताइए, जैसे ही मैंने डेबिट की, कोई असेट खरीदता हूं और मुझे मान लो उस पर डेप्रिसिएशन मिलता है, 10-12 साल में जाके उसकी वैल्यू नियर टू जीरो हो जाती है, 10-12 साल में, और धीरे धीरे डेप्रिसिएशन के रूप में कम होती है। यहां गवर्नमेंट ने एक साथ मुझे कहा कि 20 लाख डेबिट कर ले, तो बताइए एक साथ 20 लाख डेबिट करते ही एज पर इनकम टैक्स बताइए उसकी वैल्यू क्या रह गई? जीरो रह गई या नहीं रह गई? सब लोग बताएं प्लीज। भाई धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लग के भी जीरो होनी है और एक साथ भी डेबिट होगा तो भी जीरो होनी है, तो बताइए जीरो रह गई या नहीं रह गई? 20 लाख डेबिट करते ही वैल्यू जीरो हुई या नहीं हुई एज पर इनकम टैक्स? वैसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कितने भी बिक सकती है वो। जीरो रह गई। चलिए अब ये जीरो वाली असेट में बेच रहा हूं, 10 लाख में बेच रहा हूं। आप सब लोग मुझे बताइए, जीरो का माल 10 में जाएगा तो पूरा 10 लाख का 10 लाख प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये 10 लाख प्रॉफिट हुआ और टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड पीजीबीपी। लॉजिक बड़ा सिंपल है, डेबिट यहां पर हुआ है, डेबिट यहां हुआ है, तो क्रेडिट भी यही होगा। डिडक्शन पीजीबी में ले तो टैक्सेबल पीजीबी में होगा, और किस हद तक? 20 लाख तक। चलिए साहब, अगर यही मैंने 20 लाख की बेची होती तो क्या होता बताओ? जीरो का 20 में गया, 20 पूरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और अगर हुआ तो बताइए 20 लाख किस हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? 20 लाख किस हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? पीजीबीपी। लो जी, मैंने यहां पर 20 लाख लिख दिया पीजीबीपी। अब तीसरा, अगर 30 लाख बट की बिकी होती तो? कैपिटल गेन हुई है ना। क्यों? कैसे हुआ कैपिटल गेन? बताओ भाई सर कैसे हमने हुआ कैपिटल? डेप्रिसिएशन उसका क्या बोलते हैं लेस करके उसकी वैल्यू ऑफ बेटा डेप्रिसिएशन नहीं है, डिडक्शन है, ये ध्यान रखना। सेक्शन 35 डेप्रिसिएशन नहीं दे रहा, डिडक्शन दे रहा है। अब समझ आई बात? यस सर। चलिए, अच्छा अगर 30 लाख का बेचता तो क्या होता है? सब लोग बताएं। देखो 30 लाख पूरे का पूरा फायदा हुआ, लेकिन वही वाली बात कि किस हद तक क्या माना जाए? तो पीजीबीपी माना जाएगा 20 लाख और कैपिटल गेन माना जाएगा 10 लाख। 20 लाख पीजीबीपी और 10 लाख कैपिटल गेन।
बताइए, इतनी बात समझ आई? यहाँ पे 10 लाख जो कैपिटल गेन माना है वो क्यों माना है? उसका रीजन है बेटा, जितनी डिडक्शन है उस हद तक आप पीजीबीपी मान सकते हो। तो 20 लाख तो सीधा सीधा पीजीबीपी हो गया। अब फायदा तो 10 लाख और ऊपर हुआ है ना। अब ये 10 लाख के लिए कौन सा सेक्शन लगाऊं? तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे कैपिटल गेन का लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट 20 हुआ है तो क्रेडिट भी 20 ही होएगा। ठीक है, यस सर। चलिए। अब बात ये आती है कि सर अगर मैं इसे बिजनेस में यूज करता और फिर बेचता तो क्या होता? अब सब लोग एक बार बताओ, अगर मैं इस असेट को बिजनेस में ले जाना चाहता हूं, बिजनेस में, तो बेटा यहां ऑलरेडी जिस ब्लॉक में मुझे ये असेट लेके जानी है, उस ब्लॉक में ऑलरेडी कुछ असेट्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। उनकी कुछ ओपनिंग डब्ल्यूडी भी हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। मान लो उसमें 50 लाख की असेट पहले से पड़ी हुई है, यानी जिस ब्लॉक में ये असेट लेके जानी है उस ब्लॉक में ऑलरेडी कुछ असेट्स हैं, वो 50 लाख की पड़ी हुई है। अब बताइए, जब कोई असेट ब्लॉक में लेके जाते हैं तो हमें एक्चुअल कॉस्ट लिखनी पड़ेगी कि नहीं लिखनी पड़ेगी? बोलो हाँ या ना। और अगर लिखनी होगी तो यहाँ कितने रुपए ऐड करूं? यहां पर कितना ऐड करूं? लाख करेंगे। हैं? 20 लाख। नहीं, अगर आपने 20 लाख ऐड कर दिया मान लो यहां, तो 20 लाख की आप पहले डिडक्शन ले चुके हो, और 20 लाख ऐड करके 20 लाख डेप्रिशिएशन के रूप में भी लेना चाहते हो। बताइए, क्या डबल डिडक्शन गवर्नमेंट देगी क्या? आप ही बताइए। 20 लाख आप पहले लेस कर चुके हो, अब आप 20 लाख को यहाँ जोड़ के डेप्रिशिएशन के रूप में भी लेना चाहते हो, तो गवर्नमेंट डबल डिडक्शन नहीं देगी। इसलिए एक बच्चे का आंसर था 0, बिल्कुल सही है। नील वैल्यू पर ऐड होगी क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? 0 ही है। अब बताइए, अब ये ब्लॉक का पार्ट हो गई कि नहीं हो गई? यस। अब कुछ समय बाद मैं इसे बेच देता हूं मनी पेबल, और 30 लाख में बेच देता हूं, तो बताइए 30 लाख लेस होगा या नहीं होगा? मान लो डेप्रिसिएशन 10% है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी क्या आ गई? 18 लाख आ गई। बताइए, यानी एक बार असेट ब्लॉक में चली गई तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म। अब हम भले ही असेट बेच रहे हैं पर हम क्या मानेंगे? ब्लॉक बिका, 30 लाख का ब्लॉक बिका तो 20 का बचा, 20 पे मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया, 10% 2 लाख, तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी 18 लाख। बोलो एकदम समझ आया या नहीं आया? 30 लाख की हमने सेल करी है। हाँ जी, यही वाली असेट बेच दी। अच्छा, जिसकी नील वैल्यू थी। यस, ओके सर। क्योंकि देखो प्राइमा फेसी देखो तो नील की 30 में गई है, 30 लाख का फायदा साफ दिख रहा है। पर मैंने आपको जब ब्लॉक ऑफ असेट पढ़ाना शुरू किया था तो एक बात बोली थी, और वो बात मैंने क्या बोली थी कि एक बार ब्लॉक में असेट गई तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म। तो अब ये ब्लॉक बन गया, अब इस 50 लाख के ब्लॉक में 30 लाख का ब्लॉक बिक गया, तो 20 का बचा, 20 पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। बोलो सबको समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, अगर मान लो यही मैं 40 लाख का बेचता तो बताओ क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी कितनी आती? फटाफट बताओ। 40 का बेचता तो 10 लाख। क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी 40 का बेचता तो यस सर 9 आठ लाख। 9 लाख आती, बिल्कुल। 40 का बेचता तो 50 माइनस 40, 10 लाख बचता, 10 लाख पे 10% 1 लाख, तो 9 लाख बचता, बिल्कुल ठीक। अगर ये 60 लाख की बेचता तो क्या होता? 60 लाख 60 लाख, सर नील हो जाता। ये नील हो जाता। और 10 लाख रुपए क्या कहलाता बताइए भाई? 50 है और एक असेट 60 लाख में चली गई, तो 10 लाख फालतू मिले कि नहीं मिले? तो ये 10 लाख फालतू कहलाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और बताइए ब्लॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? नो सर। क्यों? एक ही तो असेट बिकी है। सर ब्लॉक ब्लॉक एग्जिस्ट एट नील वैल्यू, ब्लॉक एग्जिस्ट एट नील वैल्यू। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? Yes, sir. तो बस आज बताइए, आज का लेक्चर एकदम क्लियर है सबको? टफ लग रहा है या इजी लग रहा है अभी भी? इजी बीपी अभी भी टफ लग रहा है या इजी लग रहा है? मॉडरेट है। पहली क्लास की थी आपने मॉडरेट वाले भाई साहब? पहली क्लास नहीं। बस तो तभी आप मॉडरेट बोल रहे हो, ठीक है।
मैंने आपको प्रॉमिस किया था सबको कि पीजीबीपी जो बच्चे कहते हैं ना बहुत हवा है और टफ है, लास्ट क्लास तक पहुंचते पहुंचते आप ये कहोगे कि सर इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है। इट्स माई प्रॉमिस और माइंड माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, बट शर्त यह है कि आप क्लास में होने चाहिए। अगर आप क्लास में होंगे तो ही समझेंगे। पर कोई बात नहीं, ये अवेलेबल है, मैंने आपको बोला था मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, ये अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। वीडियो की लेक्चर अवेलेबल है। हाँ, तो चलिए आज हम लोग यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करके खत्म करने की कगार पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you, sir. वेलकम वेलकम वेलकम, बाय बाय सब लोग, बाय।